अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 9 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 11 है। और फ्रेंड्स हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं। एक को हमने डिस्कस कर लिया था जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। अब फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है? देखें बच्चों, हरकत करती हुई बॉडी काम कर सकती है। ये बात बड़ी आसानी से जहन में बैठ जाती है। हरकत करती हुई मूविंग बॉडी हमारा काम कर सकती है। एक गाड़ी मूव करके हमारा काम करती है और हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एक हरकत करती हुई जो वो जो फॉलिंग वाटर होता है वो भी हमारा काम करती है। बिजली पैदा करवा लेते हैं हम उससे। लेकिन इस चीज़ को समझें कि एक बॉडी रेस्ट पे है, हरकत नहीं कर रही। रेस्ट पे है, हरकत नहीं कर रही। तो हम क्या कहेंगे कि उसके पास क्या है? हम ये तो कह सकते हैं कि हरकत नहीं कर रही, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। लेकिन हरकत ना करने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास एनर्जी ज़ीरो है। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो, लेकिन और कोई एनर्जी उसके पास मौजूद हो, और ऐसा होता है, और उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखें बच्चों, अगर हम बात करें, एक हैमर को आपने ऊपर उठाया हुआ है, ठीक है। आपने उस हैमर की एक ख़ास पोजीशन है, यानी आपने उसको ऊपर उठा के रखा हुआ है। आप उन्हें उसको एक ख़ास पोजीशन दी हुई है। उस हैमर के पास एक ख़ास पोजीशन की वजह से, हालांकि वो मूव नहीं कर रहा, ऊपर उठा के आपने रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो कील पे लगेगा, नेल पे लगेगा और उसको जो है वो इंसर्ट कर देगा अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो है रेज्ड हैमर है, हैमर जो आपने ऊंचा किया हुआ है, अब ये मूव आल दो नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, लेकिन ये कील को इंसर्ट करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि आप रेज किए बगैर हैमर से कील को अंदर नहीं कर सकते हो, नेल को अंदर नहीं कर सकते हो। इसी तरह जब हम बात करते हैं स्ट्रेच्ड बॉ की, ठीक है, जब आपने तीर चलाना होता है तो आप जो है उस रबड़ को उसको स्ट्रेच करते हो। पहले आपका तीर निशाने पे होता है, हालांकि वो तीर जो है वो अभी तो आपके पास है, अभी वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन स्ट्रेच्ड बॉ जो होती है, वो जो रबड़ होती है, वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट जो होता है, उसके स्ट्रेच होने की वजह से, उसकी ख़ास पोजीशन अपनाने की वजह से उसके पास एक एनर्जी आ चुकी है जो किसी भी टाइम उससे आप काम ले सकते हो, आल्दो के वो भी रेस्ट पे ही है। यानी आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी मूव ना भी कर रही हो तो भी उसके पास एनर्जी हो सकती है। जैसे एक ऊंचाई पे आप एक ईंट ले गए हो, ठीक है। अब ईंट जो है ऊपर से जब नीचे गिरेगी, अगर वो सर को लगे तो अच्छा खासा पता चलता है कि वाकई ही उसके पास एनर्जी थी, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे हमने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अभी लास्ट टाइम भी हमने बात की कि एनर्जी और वर्क डन बराबर होते हैं। किसी बॉडी के पास जितनी एनर्जी ज़्यादा हो उतनी
ज़्यादा वो वर्क कर सकता है, जितनी एनर्जी कम हो उतना वो कम एनर्जी कर सकता है। हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये उन बॉडीज़ के पास होती है जिनको जिनकी ख़ास पोजीशन हो, जिनकी ख़ास पोजीशन हो। ये ख़ास पोजीशन को थोड़ा समझें बच्चों। बिल्ली जो है जब चूहे के करीब जाती है और उसको पकड़ने से पहले अपनी बॉडी को एक ख़ास शेप, ख़ास अपने मसल्स को एक ख़ास पोजीशन में ले आती है। अब ये ख़ास पोजीशन उसके मसल्स की जो होती है ये उसको हेल्प करती है काम में। कौन सा काम करने में? चूहे को पकड़ने में। तो इसका मतलब है हम कहेंगे उसके मसल्स के पास कौन सी एनर्जी है। आप बोलेंगे सर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो वाली एनर्जी है। तो वो एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। एक रेज्ड हैमर, एक आपने हैमर को ऊंचा उठाया हुआ है, उसके पास कौन सी एनर्जी है? आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी है। एक स्ट्रेच्ड बाउ के पास कौन सी एनर्जी होती है? आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक कोई भी चीज़ जो सतह ज़मीन से आप कुछ बुलंदी पे ले गए हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये चेयर है, इसको उठा के छत पे रख दें, तो बच्चों क्या इस चेयर को यहाँ से उठा के छत पे लेके जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। ये बात जो मैं आप बताने लगा हूँ इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। आप एक ईंट को या चेयर को यहाँ से उठाओ और उसको ले जाओ छत पे, आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या एनर्जी खर्च किए बगैर क्या आप ईंट या चेयर को छत पे लेके जा सकते हो? नहीं। तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। चलें जी, आपने एनर्जी खर्च की, आप ईंट को उठा के छत पे ले गए, रख दिया आपने, आपकी एनर्जी कहाँ गई? मेरा आपसे सवाल है, आपने एनर्जी खर्च की, आप बोलेंगे जी सर की। मैं पूछूंगा वो एनर्जी आपने जो खर्च की वो कहाँ गई? क्योंकि एनर्जी के बारे में ये तो नहीं कह सकते आप ख़त्म हो गई, नहीं ना कह सकते हम। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मेरा सवाल है एनर्जी कहाँ गई? तो आप का आंसर ये होना चाहिए सर जो एनर्जी मैंने इस ईंट को नीचे से यहाँ तक लाने में खर्च की है वो इस ईंट के पास पूरी ईमानदारी से सेव हो गई है, इस ईंट के पास महफूज हो गई है। अच्छा, मैं बोलूँगा अच्छा जी आपने जो एनर्जी खर्च की वो इस ईंट के पास महफूज हो गई है। मैं बोलूँगा किस शक्ल में महफूज हुई है, क्योंकि एनर्जी तो किसी ना किसी शक्ल में होती है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके पास जो है वो क्या होगी है? स्टोर होगी है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से ईंट को छत पे लेके गए, आपने 10 जूल वर्क किया, आपका 10 जूल वर्क किया आपने 10 जूल एनर्जी खर्च की। तो वो 10 जूल एनर्जी जो आपने खर्च की वो कहाँ गई? वो 10 जूल एनर्जी ईंट के पास पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट अपने सामने ज़रा लिखें एक इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Fs, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Fs। लिख लिया आपने? चलें अब अगली बात है, क्या मैं बच्चों F तो ठीक है S की जगह पे H लिख सकता हूं, क्योंकि अब मैंने ईंट को या उस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवाया। अब मैं S की बजाय
एच लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अब मेरा जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल डिस्टेंस है और वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये तो पता है आपको, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ एच, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप एफ एच को क्या समझो, एफ एस ही समझो, क्योंकि एस जो है वो उसको उसकी जगह पे हमने एच लिख दिया है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ एच। अब अगली बात, एफ जो है यहाँ पे आप अगर देखो ईंट उठाते हो तो आपको कितना ऊपर को फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर उठाने के लिए, किसी भी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ती है, उसके वेट के बराबर। यानी आप हल्की चीज़ को उठाते हो, उसका वेट थोड़ा होता है तो आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है उसको उठाने के लिए। आप भारी चीज़ को उठाते हो, उसका वेट ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, जिसका मतलब है कि एफ़ की बजाय मैं वेट लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वेट और फोर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मेरा फार्मूला जो है इट विल टेक द फॉर्म एज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, ये डब्ल्यू वेट है। आप बोलेंगे सर ये आपने क्या किया है, एफ की जगह पे डब्ल्यू लिख दिया और एस की जगह पे एच लिख दिया। तो हाँ ठीक है ना, यहाँ पे एफ जो है वो डब्ल्यू के ही इक्वल है। आप जिस बॉडी को भी ऊपर उठाओगे आप उस पर फोर्स उसके वेट के इक्वल लगाओगे। तो डब्ल्यू क्रॉस एच, क्या डब्ल्यू वेट एम जी के इक्वल नहीं होता? तो W की जगह पे mg लिख दे। सो फाइनली स्टूडेंट्स वी हैव द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। बच्चों जैसे काइनेटिक का फार्मूला हाफ mv² आपको ज़ुबानी याद था, बिल्कुल इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, विच इज़ mgh। m क्या है? मैस ऑफ द बॉडी जो आपने उठाया हुआ है, कोई ना कोई मैस होगा ना, 2 kg 3 kg। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ज़मीन के करीब करीब इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है 10। और एच क्या है? एच है आपने कितना ऊपर उठाया हुआ है, हाइट थोड़ा उठाया हुआ है, एच थोड़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास कम होगी। ज़्यादा बुलंदी पे ले जाओ एच ज़्यादा हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उधर काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का रोल था, वेलोसिटी की वैल्यू डिसाइड करती थी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। हेयर एच इज़ द हाइट of the body will decide what will be the potential energy possessed by the body। कि बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा? एच डिसाइड करेगा। एच कम कर दो, एक चीज़ जो है एक किलोग्राम का पत्थर है वो सतह ज़मीन से 10 मीटर की बुलंदी पे है, दूसरा 1 किलोग्राम का ही है वो सतह ज़मीन से 20 मीटर की बुलंदी पे है। तो बताओ किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा और किसके पास कम होगी? ऑब्वियसली जो 10 मीटर की हाइट पे है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जो ये ऑब्जेक्ट विच इज़ एट 20 मीटर हाइट इट विल बी हैविंग मोर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका भी यूनिट जूल ही होता है, और हाइट जो है ये ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा, हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।